नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित की शिक्षण विधियों से पहले शिक्षण यानी टीचिंग कैसे करवाई जाती है, शिक्षण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और कुछ क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले गणित विषय के बारे में हमने लास्ट 3 वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ्स पेडागोजी के नाम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का अर्थ। शिक्षा का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया है। शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या हुआ? शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। वह इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सीख देना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। अर्थात शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। मानवीय मूल्य किसके? शिक्षार्थी के, जो बालक सीख रहा है उसके मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। क्या? शिक्षा। अगर साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में हम पढ़ें शिक्षण और अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग, तो यहाँ देखिए इनमें क्या अंतर होता है। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक औपचारिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, जबकि अधिगम ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। जबकि शिक्षण में संकीर्ण अवधारणा रखी जाती है, एक छोटे स्तर पर अवधारणा होती है, और अधिगम में क्या होता है? एक व्यापक अवधारणा होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है। किस में? अधिगम में। अधिगम होता है लर्निंग, सीखना, और शिक्षण होता है टीचिंग। उसके बाद देखिए शिक्षण का उद्देश्य जो होता है सकारात्मक होता है, जबकि अधिगम का जो उद्देश्य होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। बच्चा स्कूल में आता है तो जो क्लास 7th है, 8th है, 9th है, जिस क्लास में बच्चा सीख रहा है उसको उद्देश्य प्राप्त करना क्या होता है? सकारात्मक होता है। जबकि अधिगम में बच्चा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें सीख सकता है, यानी गलत संगत में पढ़ के गलत काम सीख सकता है और अच्छी संगत में रहेगा तो अच्छे काम सीख सकता है। वो क्या करता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे स्कूल से बाहर जाने के बाद भी क्या कर सकता है बच्चा? अलग अलग बातें सीख सकता है। फिर देखिए शिक्षण जो है वो निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, संकुचित अर्थ में कह सकते हैं। जबकि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहीं भी किसी वक्त भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। चलती हुई सड़क पर हम कोई नया सीख सकते हैं, या फिर टीवी देख रहे हैं तो उसमें गलत सीख सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये क्या होता है? शिक्षण और अधिगम में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फिर देखिएगा विस्तृत रूप से शिक्षा का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। यानी विस्तृत रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। लेकिन संकुचित रूप में, छोटे रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से, शिक्षण संस्था यानी स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कोचिंग सेंटर में एक क्या कर सकते हैं, अपने एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है उसको सीखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ हुआ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करना है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है। अर्थात शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, सीखने की गतिशीलता लाना है। न केवल रहना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना, यानी न केवल रटा रटाया काम करवाना या फिर किसी चीज़ को रटना, ठीक है, ये नहीं है। उसमें क्या है? सीखने की गतिशीलता लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा संकुचित रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षण का अर्थ होता है औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करना। जबकि विस्तृत रूप में क्या होता है? औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन तक सीखते रहना है। जी, अब पढ़ते हैं शिक्षण की परिभाषाएं। सबसे पहले परिभाषा हम करते हैं रियांश की। सबसे पहली परिभाषा रियांश की। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह कहा है किसने? रियांश ने। अर्थात हम दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने, उन्हें निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह परिभाषा दी है रियांश ने। अर्थात
अध्यापक जो है वो शिक्षार्थी को दिशा निर्देश देता है, उन्हें निर्देशित करता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, एक शिक्षण है, और ये परिभाषा दी है रियांस ने। अगली परिभाषा देखिए गैज की। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक प्रभाव किसके मध्य? शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यहाँ अपेक्षित का अर्थ हुआ सकारात्मक परिवर्तन लाना। क्या कहेंगे? सकारात्मक परिवर्तन। तो यह परिभाषा दी है गेज ने, जिसका उद्देश्य क्या होता है? दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के जो व्यवहार है उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाना ही शिक्षण है। यह परिभाषा दी है गेज ने। और गेज ने यह भी कहा है कि शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, यह परिभाषा भी गेज ने ही दी है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए 3 नंबर परिभाषा कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यानी लर्निंग को मोटिवेशन करने वाली जो क्रिया है वो क्या है? शिक्षण है। ये परिभाषा किसने दी है? B.O. स्मिथ ने परिभाषा दी है। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर परिभाषा मॉरिसन। इसने कहा है कम परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व के संपर्क में आने पर ज्ञान को बढ़ाता है। यहाँ कम परिपक्व व्यक्ति कौन हो गया? कम परिपक्व हो गया शिक्षार्थी। और अधिक परिपक्व व्यक्ति कौन हो गया? शिक्षक। यानी शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी के शिक्षक जो है उसके संपर्क में शिक्षार्थी जो आता है तो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। या ये कह सकते हैं कि शिक्षार्थी शिक्षक के संपर्क में आने पर अपने ज्ञान को और बढ़ा सकता है। यानी कम परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व के संपर्क में आने पर ज्ञान को बढ़ाता है। यह परिभाषा किसने दी है? मॉरिसन ने। मॉरिसन से याद रख सकते हो मोर पर्सन, यानी अधिक व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए 5 नंबर परिभाषा दी है जॉन डीवी ने। इसने कहा है शिक्षण एक त्रिविध्रुवीय प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक त्रिविध्रुवीय प्रक्रिया होती है। 3 ध्रुव होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? इसको पिरामिड से ऐसे समझ सकते हैं। एक होता है शिक्षक, फिर होता है शिक्षार्थी, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। यहाँ जो शिक्षक है वो होता है स्वतंत्र चर, जबकि शिक्षार्थी होता है आश्रित चर। शिक्षार्थी जो है वो आश्रित रहता है किस पर? पाठ्यक्रम और शिक्षक दोनों पर, आश्रित चर। और पाठ्यक्रम होता है मध्यम चर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे स्वतंत्र चर किसको माना जाता है? शिक्षक को। आश्रित चर कौन हुआ? शिक्षार्थी। और मध्यम चर कौन हुआ? पाठ्यक्रम। ये 3 ध्रुव है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। यह प्रक्रिया जो है शिक्षण की है, और ये परिभाषा दी है जॉन डीवी ने। यानी शिक्षण एक त्रिविध्रुवीय प्रक्रिया होती है। तो ये थी जॉन डीवी की परिभाषा। छठी परिभाषा है शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके 2 ध्रुव होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। यह परिभाषा दी है किसने? एडम्स ने, कि 2 ध्रुव कौन से? शिक्षक और शिक्षार्थी। यह परिभाषा दी है एडम्स ने। अगली परिभाषा है 7 नंबर B.M. स्किनर ने। क्या परिभाषा दी है? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण जो होता है वो पुनर्बलन, यानी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कक्षा में और शिक्षार्थी द्वारा कुछ आंसर दिया जाता है और हम क्या करते हैं? उसे पुनर्बलन देते हैं। तो शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्या है? क्रम है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर परिभाषा बर्टन ने क्या कहा है? शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। यह परिभाषा दी है किसने? बर्टन ने। बटन से याद रख सकते हो बटन हमें लगाना आता है तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहन कर सकते हैं कि भाई इस तरह से लगाओ। तो इस तरह से ये याद करने का एक तरीका है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। यह परिभाषा दी है किसने? बर्टन ने। लास्ट परिभाषा है रायबर्न। शिक्षण के 3 बिंदु है। शिक्षण के 3 बिंदु है, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच संबंध
स्थापित करना ही क्या है, शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो यह परिभाषा किसने दी है, रायबरन ने। रायबरन ने कहा है कि 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, और इन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना ही क्या होता है, शिक्षण होता है। और यह संबंध जो है बालक की शक्तियों में विकास करता है, उनमें सहायता प्रदान करता है। बच्चा क्या सीख रहा है, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है, किसके माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, यानी शिक्षक से ग्रहण कर रहा है अपना ज्ञान। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की प्रकृति, प्रक्रिया या विशेषताएं। अर्थात जो टीचिंग है उसकी क्या विशेषताएं रहेगी, प्रकृति क्या रहेगी और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, एक अच्छा शिक्षण जो होता है वो सहयोगात्मक होता है। अर्थात एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को सहयोग प्रदान किया जाता है कक्ष में। नेक्स्ट देखिएगा, एक अच्छा शिक्षण जो होता है वो सुझावात्मक होता है। एक शिक्षक द्वारा अपने बालकों को सुझाव दिया जाता है कि इस पाठ्यक्रम में क्या कहा गया है और इस पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज। फिर देखिएगा, एक अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो बच्चों को प्रेरणा देता है, किसके माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, अपने टीचिंग के माध्यम से। नेक्स्ट देखिएगा, एक अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है। जो हम टीचिंग करवाते हैं, अर्थात एक अध्यापक जो है वो बच्चों को क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है ताकि वो भविष्य में कुछ कर सके, कुछ अपना नाम कर सके, अर्थात प्रगतिशील कोई काम कर सके। नेक्स्ट देखिएगा, एक अच्छे शिक्षण में बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। जब एक शिक्षक कक्षा में जाता है और बालकों को कुछ नया टॉपिक या नया अध्याय पढ़ाता है तो उस अध्याय से संबंधित कुछ पूर्व की बातें बच्चों से पूछी जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि बच्चों को क्या क्या इस अध्याय के बारे में पहले से मालूम है। जैसे हम भारत पढ़ा रहे हैं तो भारत के बारे में हम पूछेंगे कि भारत का जो राजधानी है वो क्या है, भारत की राजधानी क्या है, इस बारे में बच्चे पहले से बता देंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पढ़ाना है तो बच्चों से कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है उसमें कितनी लाइनें होती है, तो बच्चे बता देंगे कि 3 रेखाखंड होते हैं और वो क्या बनता है, कि त्रिभुज बनता है। तो इस तरह से पहले के ज्ञान को ध्यान में भी रखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे शिक्षण में बालक के कमियों को पता करके उनके दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो टीचिंग में क्या किया जाता है, एक अध्यापक द्वारा एक बालक की कमी को पता किया जाता है और फिर उसकी कमी को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। दूर इसलिए किया जाता है कि बच्चा अच्छी तरह से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, यह परिभाषा किसने दी थी, गेज ने। तो ये एक विशेषता भी है शिक्षण की कि शिक्षण जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक 3 ध्रुव होते हैं जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। यह परिभाषा किसने दी थी, जॉन डीवी ने। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक, बालक व पाठ्यक्रम होता है और कोई ना कोई उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। फिर देखिए, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया किन किन मध्य के बीच होती है, शिक्षक और बालक के बीच में, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतः क्रिया होती है पाठ्यक्रम के माध्यम से। और फिर देखिए, शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया अर्थात एक कक्षा में बालक का निदानात्मक प्रक्रिया की जाती है, निदात्मक क्या किया जाता है, और उसके बाद उपचारात्मक प्रक्रिया की जाती है। निदात्मक होता है मतलब कोई समस्या है उसके बारे में पता लगा दिया जाता है और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, यानी उस समस्या को हल किया जाता है। फिर देखिएगा, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है अर्थात शिक्षण जो है वो बालक के मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य आदि का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। फिर देखिएगा, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है अर्थात हम गणित पढ़ाते हैं तो गणित की भाषा हो जाएगी, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी की परिभाषा हो जाएगी, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश की परिभाषा हो जाएगी। अर्थात शिक्षण जब करवाते हैं तो एक भाषाई प्रक्रिया होती है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसी भाषा में हम बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। चलिए जी, यहाँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो अभी जितना हमने पढ़ा है शिक्षण का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकृति। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण से क्या अभिप्राय है।
तो आप देखिए क्या होगा, सीख देना सीखने में सहायक है या शिक्षण की अंतः प्रक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो शिक्षण से क्या अभिप्राय था, सीख देना, इसका हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिएगा, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन से संबंधित कौन है? जॉन डीवी, टेलर, सुकरात, एनी बेसेंट। कौन है? जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये 3 ध्रुव होते हैं। फिर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किसने दी है? देखिएगा, शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, और यह परिभाषा दी है किसने? रायबर्न ने, स्मिथ ने, रियांस ने या गेज ने। तो यह परिभाषा किसने दी है? गेज ने। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी गेज। फिर देखिएगा, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया। यह जो परिभाषा दी है यह किसने दी है? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या स्वामी विवेकानंद ने या फिर श्री अरबिंदो ने। तो यह परिभाषा दी है स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव होता है या के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा बुनियादी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था खुद मेहनत करने को क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूपों में, कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक या स्वरूपों में। फिर तीसरा देखिए, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में या फिर सभी। तो आप देखिए इसका क्या आंसर बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। शिक्षण का स्वरूप है ये। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है छात्रों का निदान, कक्षा के आकार प्रदान की अनुभूति, क्रिया एवं प्रतिक्रिया या फिर सभी। तो आप देखिए क्या आंसर बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया क्या है? ये सभी है। फिर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है। शिक्षण कला व विज्ञान है, 3H ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षण कला व विज्ञान है, यह किसने कहा है? कला व विज्ञान, यह कहा है गेज ने। गेज ने क्या कहा है? शिक्षण कला व विज्ञान है। तो यहाँ हो जाएगा 3 नंबर। फिर देखिए 3H छोड़ दीजिए। फिर देखिए शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, यह किसने कहा है? जॉन डीवी ने। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर। फिर देखिएगा शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया, यह किसने कहा था? B.O. स्मिथ ने। तो यहाँ हो जाएगा 2 नंबर। अब रह गया 3H। 3H पढ़ाया था किसने? ब्लूम ने। यानी ब्लूम ने 3H एक नियम था वो दिया था। वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। तो ये हो जाएगा मैचिंग। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपने साथ साथ में नोट्स तैयार किए होंगे। अगर नोट्स तैयार नहीं किए तो वीडियो को फिर से देखिए और नोट्स तैयार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।